नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज प्रैक्टिस नंबर 3 की बारी है। दोस्तों, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आई हूँ, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के माध्यम से आपके जितने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से, बस आपको जरूरत है अच्छे से समझने की। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है? जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। सही बात है जी। जब हमें लगता है कि हमें ये चीज करना है, तभी तो हम अपने आप में परिवर्तन करते हैं, वो चीज करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि आपसे सीटेट नहीं निकलेगा, नहीं होगा, तो उनको दिखा दीजिए इस बार कि सीटेट आपसे निकल सकता है, आप भी अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। बस आप थोड़ा सा दिमाग सही करके पढ़िए। चलिए, प्रैक्टिस सेट तीन चल रहा है, दोनों पेपर के लिए आपके लिए है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की स्कूल की भाषा घर एवं पड़ोस की भाषा डैश डैश में होना चाहिए। बताइए, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव। तो दोस्तों, हमेशा क्या बात करता है कि क्या बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी घर की भाषा में ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुड़ाव। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? बच्चे की दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, ठीक है। आप एकांकी समझ रहे हैं दोस्तों? एकांकी एक तरह से किसी कथानक का थोड़ा सा कहीं का वो थोड़ा सा कथा होती है जिसका रंगमंच पर अभिनय करके उसको दिखाया जाता है ना। तो बताइए क्या है? एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनवाएंगी। तो दोस्तों, याद नहीं करवाना है, एकांकी याद करवाने से नहीं होता। एकांकी और उसका संवाद लिखवाना भी नहीं है और सिर्फ हाव भाव के साथ पढ़वाना भी नहीं है। उनको क्या करवाना होगा? सबसे ज्यादा वो कब सीखेंगे? जब वो क्या पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, यानी उसमें जितने पात्र रहेंगे उनसे अभिनय रोल प्ले करवाएंगी। तो बच्चे क्या उसके अंदर एकदम समा जाएंगे, उसको अच्छे से सीख लेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ठीक है, लिखना और पढ़ना के सीखने के संदर्भ में बात कर रहा है दोस्तों। बताइएगा, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जटिल है, एक की तुलना में दूसरे की तुलना में, ये सब नहीं करना है। हमेशा देखिए, आपको मैंने बताया था ना, भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपल्ली, ये क्या है? इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत रूप से जुड़े हुए हैं। ये चारों तभी होंगे जब ये एक साथ चलते हैं ना, ये चारों जुड़ के एक साथ ये चलते हैं। तो यानी लिखना और पढ़ना ये दोनों क्या है? अंतः संबंधित है, ठीक है दोस्तों। पढ़ने के साथ लिखना भी आएगा, लिखने के साथ पढ़ना भी आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम। बताइएगा, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। तो दोस्तों, सबसे कम पूछा है तो अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन मिलेगा। तो क्या द्वितीय भाषा सीखने में आसानी ही होगी, अभिवृत्ति भी आसान करेगा, शिक्षक का रवैया भी उसको एक तरह से क्या, अगर अच्छा रवैया है तो बच्चे आसानी से द्वितीय भाषा सीख लेंगे। लेकिन भाषा की परीक्षा बच्चों के मन में थोड़ी डर पैदा करती है, जिसलिए वो थोड़ा सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, पद्य, गद्य और नाटक हमारी डैश डैश डैश, यहाँ भरना है कुछ, संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के, फिर दिया डैश डैश,
पहलू को समृद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़ते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना रहता है। तो बताइएगा, पहलू को समृद्ध करते हैं, पहले में क्या बताएगा? भाषिक, दूसरे में सौंदर्यात्मक, फिर दूसरा ऑप्शन दिया भाषिक या ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक या साहित्यिक, चौथा दिया सांस्कृतिक या भौतिक। तो दोस्तों देखिए, सबसे सटीक जो बैठ रहा है वो ये है। देखिए, पद्य, गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना ना, सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। किस पहलू को? साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सबसे सटीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई एक भाषा डैश डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो बताइए क्या भराएगा? कोई एक भाषा 3 लिपि में लिखी जा सकती है, या फिर कोई एक भाषा सभी लिपि में लिखी जा सकती है, या फिर कह रहा है कोई एक भाषा सीमित लिपि में लिखी जा सकती है, या फिर सही होगा कोई एक भाषा एक लिपि में लिखी जा सकती है। तो दोस्तों आपको पता होगा हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है ना, तो हर भाषा कोई एक ही लिपि में लिखी जाएगी ना। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, फेरबदल कर सकते हैं। और ये आप सोच रहे हैं कि आप तो कई भाषा में लिखते हैं, सुनिए, वो अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है। हम किसी लिपि की अन्य भाषा को अपनी भाषा में क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं ना, तो वो ट्रांसलेशन होता है। लेकिन कोई एक भाषा सिर्फ एक ही लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश डैश होती है। ये डैश डैश में क्या भराएगा दोस्तों? बताइएगा। वाणी और लेखन में मूल अंतर चेतन का है, बताइए, चेतन और स्वाभाविक। फिर दूसरा दिया अचेतन कालबद्ध, अचेतन स्वाभाविक या सचेतन कालबद्ध। तो दोस्तों सबसे सही आपका क्या होगा? देखिए, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि यह लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है, यानी काल के क्रमानुसार होती है। सचेतन मतलब अच्छे से इसको सोच समझ के लिखा जाता है। तो आपका पहला क्या होगा? सचेतन भराएगा, और दूसरे में क्या? कालबद्ध भराएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, बताइएगा क्या जरूरी है दोस्तों? कह रहा है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। फिर दूसरा कह रहा है बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए। चौथा कह रहा है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। और चौथा कह रहा है बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ा जाए। तो दोस्तों बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया जाए। अरे सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया जाएगा तो वो खुद से सीखने के लिए प्रेरित कैसे होंगे? हाँ, जब उनको सब कुछ आप बनाए मुंह में खिला देंगे तो वो खुद से करेंगे क्या? सीखेंगे कैसे? नहीं, बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध करा दिया जाए। हाँ, आप उनको टेलीविजन मोबाइल सब दे दीजिए, वो सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के प्रति अति उदारवादी, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सही क्या होगा? बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, मतलब उनको तरह तरह की भाषाओं से परिचित कराया जाए, गतिविधि के माध्यम से हर चीज से संदर्भ में सब कुछ पढ़ाया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण भाषा का सर्वाधिक संबंध है। बताइएगा किससे संबंध है? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मकता की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। पूछ रहा है हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है? हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से नहीं, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता। यहाँ देखिए ठीक है, सृजनात्मक लेखन कह रहा है लेकिन अनिवार्यता तो नहीं है ना। हिंदी की ध्वनि को सिखाने सब है, लेकिन सर्वाधिक संबंध किससे? इन तीनों से भी संबंध है, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है, लेकिन सर्वाधिक संबंध आपका क्या है? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। जब उसका अच्छा बुरा सब चीज देख के चिंतन करेगा तब फिर वो क्या हो जाएगा? सबसे सही आपका ऑप्शन यही होगा, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। बताइए क्या है, यहाँ पे क्या भराएगा? भाषा हमारे नियमों द्वारा सौंदर्य बोध, या फिर संस्कृति, संप्रेषण, या फिर कला। तो दोस्तों देखिए यहाँ सबसे जो सही भराएगा वो होगा संप्रेषण। देखिए कैसे, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का, किसका माध्यम? संप्रेषण यानी बातचीत का, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि क्या है, यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा से हमारी सोच भी निर्मित होती है, हम जो सोचते हैं उसकी भी एक भाषा होती है, वो भी हमारे दिमाग में उसी भाषा में वो चलता रहता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि कक्षा के, बताइएगा, वो दृश्य और श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो दोस्तों जितने भी श्रव्य दृश्य सामग्री ये सब का प्रयोग वो टीएलएम क्या कर रही है? एक तरह से बच्चों की क्या रुचि का ध्यान रख रही है ना, उनको उनके जो क्लास है उनको रुचिकर बनाकर वो पढ़ा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला कह रहा है कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यहाँ कम आ गया, महत्वपूर्ण है। बताइए कक्षा 8 के बच्चों का आकलन करना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, या व्याकरण की जानकारी। तो देखिए सबसे अधिक पूछा है, ठीक है लिखित परीक्षा ली जाती, मौखिक परीक्षा ली जाती, व्याकरण की जानकारी भी की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? उनके भाषा प्रयोग की क्षमता को देखना होगा कि वो अपने जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी मौखिक या बोल रहे हैं, उसमें उनका भाषा प्रयोग कैसा है, वो कितना हिंदी की बारीकियों से परिचित है, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला कह रहा है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? अब दोस्तों इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए क्या दिया, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोस्की। सीधे देखिए ये ऐसी परिभाषा दी हुई है जिसमें समाज के साथ संपर्क बता रहा है। तो हमेशा भाषा को समाज के साथ कौन जोड़ता है? या फिर यही सोच लीजिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? आपके वाइगोस्की ने। कौन दिया? वाइगोस्की ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो इसका ये परिभाषा किससे संबंधित है? वाइगोस्की की। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, बताइए क्या करते हैं? भाषा अर्जन की बात कर रहा है ना। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते आ गए हैं, पहले ही काट दीजिए, कभी भी रटा नहीं जा सकता ना भाषा अर्जन में, कभी कोई त्रुटि नहीं करते। अच्छा त्रुटियां तो ठीक है, त्रुटियां क्या है? संकेतक होती है, गलत है। अधिकतर त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपका यही है। भाषा अर्जन में क्या करते हैं? वो भाषिक जो नियम रहते हैं उनको वो ऐसे ही, मतलब उनको पता भी नहीं चलता, बोलते हैं ना अचेतन में, मतलब वो सीख लेते हैं बातचीत करते हुए। जन्म के साथ भाषा क्या, बच्चा क्या होता है, जन्म के साथ ही भाषा का उसका विकास होते चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है। वह संभवतः, मतलब वो पढ़ते समय क्या कर रहा है? बार बार अटक रहा है। तो क्या है उसे? डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, या डिस्फेजिया है। तो दोस्तों डिसकैल्कुलिया आपका गणित संबंधी विकार होता है, तो उसको गणित में तो दिक्कत है नहीं। डिस्ग्राफिया लेखन से होता है, उसको लेखन में भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, यानी वो पढ़ने में क्या कर रहा है? बार बार अटक रहा है, तो उसे कौन सा विकार होगा? कौन सी बीमारी होगी? डिसलेक्सिया। वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी
जिम्मेदारी क्या मानते हैं। अब सोच लीजिए, आप नंदिनी के क्या हैं, टीचर हैं, वो क्या कर रही है, पढ़ने, वो क्या करती है, लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है ना, वर्तनी की अशुद्धियां मतलब लिखते समय बहुत गलतियां करती है। तो आप क्या अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, बताइए। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें 20-20 बार लिखवाना, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। देखिए दोस्तों, उसकी अशुद्धियां काटकर 20-20 बार लिखवाने से कोई मतलब नहीं। आप कितनी अशुद्धियां उसकी काटकर 20-20 बार लिखवाएंगे, ऐसा काम उससे नहीं करवाना है। और उसकी अशुद्धियों पर उसके अंक काट लेना, ये तो मतलब आपकी असफलता हुई ना, मतलब उसको सिखाना है, कैसे सिखाएंगे, ये सब उसको अभी इतना समझ में नहीं आएगा। लेख ठीक है, सब बता देंगे, वर्तनी की शुद्धता लेखन का सशक्त पहलू, ठीक है, लेकिन आप उसको सही कैसे करवाएंगे, उसकी ये गलतियां उसको सुधारनी है, तो आप क्या करेंगे, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे, ठीक है। नंदिनी को कुछ ऐसा काम करने देंगे जिसमें वो खुद वर्तनी का सुधार अपने आप स्वयं करने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइएगा दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, क्या है, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न। देखिए दोस्तों, चारों आंसर इतने मैच कर रहे हैं ना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं यार सीटेट के तो चारों आंसर एक ही जैसे लगते हैं, समझ में नहीं आता, लगाऊं क्या, मारो इसको और आयोग कोई और दे देता है। नहीं, थोड़ा सा देखिए अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ वाक्यों का प्रयोग नहीं करना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, देखिए महत्वपूर्ण सब है लेकिन सर्वाधिक सिर्फ मुहावरों का नहीं करना है, और अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनानी, ये सही है, लेकिन सिर्फ भाषा को ही अलंकारिक यानी भाषा की सौंदर्यता नहीं बढ़ानी है। देखिए संदर्भानुसार मुहावरे, अच्छा इसको देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना, ये भी उतना सही नहीं है जितना सही आपका ये ऑप्शन है। देखिए संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्ति के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, यहाँ एक शब्द जो जुड़ा है ना, इससे ये देखिए इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक शब्द जुड़ने से यही आपका आंसर जो है सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ बात किस चीज की जा रही है, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, यानी उसका संदर्भ समझते हुए, उसका एकदम अच्छे से हर पहलू को समझते हुए वो क्या करेगी, अपनी हर भाषा में अपनी जो प्रयोग कर रही भाषा उसको क्या करेगी, अलंकारिक बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है ना। देखिए घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, हाँ घर घर तो पुनरुक्त शब्द युग्म होता है ना, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए संदर्भ में व्याकरण पूछ रहा है, ऐसा संदर्भ में मतलब वो अपने क्या विचारों को व्यक्त करते हैं जिससे उसके विचार भी सशक्त हो, उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो, उसका तर्क चिंतन सब बढ़े, ऐसा चीज करने, ऐसा क्वेश्चन देना जिससे वो हर चीज उसका हो। तो देखिए 2 शब्द युग्म वो 2 कुछ बता देगा, घर घर बार बार धीरे धीरे ऐसे बता देगा, काम खत्म हो जाएगा, नहीं। फिर छाटना है वो छाट भी लेगा, 2 वाक्य भी प्रयोग कर लेगी। सबसे बेस्ट क्या होगा दोस्तों, जब वो क्या करेगा, घर घर आपकी ही चर्चा, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब वो इस पे बताएगा उसका एकदम निचोड़, उसका जो है ना एकदम समझ जाएगा कि इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, उसका अर्थ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तब ये आपका ऑप्शन सही होगा और तभी वो संदर्भ में व्याकरण सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, क्या पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है,
हिंदी पाठ्य पुस्तक की निर्माण करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो देखिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन तो होगा ही, अच्छे अच्छे साहित्य डाले जाएंगे। भाषाई क्षमता को भी बढ़ावा देना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की विविध छटाओं से समेटने वाले पाठ भी उसमें डालने चाहिए। लेकिन समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश ये कुछ ज्यादा होगा। आप कुछ व्याकरणिक बिंदु उसमें डालते हैं, लेकिन आप व्याकरण इतना पढ़ा है कि आप उसमें समस्त बोला है, समस्त लिखा है, तो समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश यही आपका सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, बताइएगा क्या आवश्यक है। कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। वाक्य किसी रचना के बारे में, साहित्य बोध की व्याख्या किसी रचना के बारे में। बताइए किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। जब वो क्या करेगा, भाषा बोध और साहित्य बोध की व्याख्या करेगा किसी रचना के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, बताइएगा। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान वृद्धि में, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान वृद्धि में, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों की रुचि जगाने में, भाषा बोध और साहित्य बोध के लिए। बताइए दोस्तों, पढ़ने अतिरिक्त पाठ क्यों है, पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए ना, ताकि बच्चे भाषा पढ़ने में रुचि भी जगा लें और क्या बोलते हैं भाषा ज्ञान में वृद्धि भी कर ले। चाहे उनको कोई भी कहानी की पुस्तक दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, उसके माध्यम से उनकी रुचि जगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताइएगा क्या है। इस एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पूछा कौन सा है, बताइएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो देखिए कंठस्थ कराना, साहित्यिक विधाओं का रचना करना और अलंकारिक रूप को पहचानना, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, एक कथन दिया हुआ है, क्या है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य पूछ रहा है, बताइएगा दोस्तों। विभिन्न भाषा व्याकरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम या फिर शब्दों की व्युत्पत्ति। तो प्रयुक्ति से क्या हो गया, एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, यानी मध्यस्थ जिसमें मातृभाषा को बीच में रख के क्या उसको सीखा जाए, बताइएगा। व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए दोस्तों, मातृभाषा को किसमें मीडिएटर, किसमें एक मध्यस्थ नहीं रखा जाता। देखिए व्याकरण विधि में भी जरूरत पड़ती है, सूत्र विधि में भी जरूरत पड़ती है, अनुवाद विधि में भी जरूरत पड़ती है मातृभाषा की। लेकिन प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, मतलब जिस लैंग्वेज में है डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से सीखा जाता है, उसी भाषा में सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका प्रत्यक्ष विधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइएगा। सर्वाधिक कम महत्वपूर्ण पूछा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक के लिए सर्वाधिक कम महत्वपूर्ण पूछा है, बताइएगा। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। सर्वाधिक कम नहीं होगा, यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक ही में हो गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा
प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना सबसे ज्यादा जरूरी। आपका महत्वपूर्ण क्या होगा? जिसमें भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएंगे वो चीज क्या होगी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग करके ही वो सीख सकते हैं, इसलिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत आकलन यह जानना है कि, बताइए सतत आकलन से क्या जाना जाता है? बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। तो दोस्तों सतत आकलन मतलब जो निरंतर चलता रहता है। इससे क्या जानेंगे कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, वो कैसे कैसे ज्ञान अर्जित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका ऐसा है कि शिक्षिका बच्चों को, बताइएगा, वो ऐसा क्वेश्चन दे रही है जिसमें क्या कि हम भी सफल होंगे, भी का अर्थ जानना चाह रही बच्चों से। तो इसमें क्या मतलब क्या अंतर आएगा? तो इसका आशय क्या है? शिक्षिका बच्चों से क्या जानना चाहती है? अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो देखिए दोस्तों, वो अवलोकन नहीं करा रही है, वो व्याकरण नहीं सिखा रही है, वो परीक्षा के लिए तैयार भी नहीं कर रही, वो क्या बच्चों से भाषा की बारीकियां जानना चाह रही है। अब भी ही ये सब क्या होता है? निपात होता है। जब बच्चे इसका जवाब देंगे तो यानी वो भाषा की बहुत ज्यादा बारीकियों से परिचित होंगे, तो वो क्या भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के शिक्षक रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो दोस्तों बात किसकी की जा रही है? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में संवैधानिक मूल्य तो नहीं आएंगे ना, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। बाकी भाषा प्रयोग की क्षमता, व्याकरणिक नियम और भाषा कौशलों का ज्ञान, ये तीनों ऑप्शन आपकी हिंदी भाषा से संबंधित है, लेकिन संवैधानिक मूल्य एक अलग आपका टॉपिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जो गलत होगा वही सबसे सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य की किस विधा को शिक्षण में स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? मतलब इसमें से कौन सी विधा है जिसका स्वस्वर पठन किया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनी। तो दोस्तों आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी ये सब एक कहानी की तरह होती है, आप इसका स्वस्वर पठन नहीं कर सकते। लेकिन क्या एकांकी एक रंगमंच अभिनय की तरह, इसका कोई कथा का करके कथा रहता है, एक घटना का पूरा दृश्य का मंचन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकांकी सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहा है हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन होगा जिससे उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों का मतलब वो क्या परखा जा सकता है उनकी भाषा की अभिव्यक्ति को? बताइएगा। लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? आंखों पे पर्दा पड़ना, ये सब तो एक एक वाक्य में बता देगा, लेकिन जिसमें वो क्या उसके विचारों की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। जब क्लास के सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे तो उनकी क्या सबकी अपनी अपनी कल्पना शक्ति, सबको सोचने समझने का समय मिलेगा, सब सोच समझ के आंसर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर सारे टीचर्स की क्लास अवेलेबल होती रहेंगी। और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।